शंकर दयाल पेशे से तो वकील थे, जो कि सरकारी मुलाजिम नहीं थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर ना हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना, यही शंकर दयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा मोहन भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है, यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। शंकर दयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे सोहन और रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र मोहन पर पड़ती वैसे ही उसकी हंसी गुम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु शंकर दयाल के अथक प्रयास से भी मोहन का मन पढ़ाई में ना लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज़ मोहन को गाली देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर सुनाता तो उसका गुस्सा मोहन पर दो गुना फूटता था। एक दिन शंकर दयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी वहाँ शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है और शंकर दयाल को देता है। यह देखकर शंकर दयाल का चेहरा तिलमिला उठता है, क्योंकि शंकर दयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। शंकर दयाल भौहें चढ़ाकर कहता है, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है, आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू कहता है, बात यह है कि भैया, मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शंकर दयाल शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हो, तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू, हाँ भैया, उसकी ही नौकरी लग गई है, बस सब ऊपर वाले की कृपा है। मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है, इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक मोहन भी वहाँ आ पहुँचता है। शंभू मोहन को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देता है और कहता है, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठता है और कहता है, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी शंकर दयाल मोहन को घूर कर देखता है और मोहन छटपटाकर एक कोने में खड़ा हो जाता है। शंकर दयाल आंखें गुरेज कर मोहन की तरफ देखते हुए कहता है, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू जो भैंसे चराता है। अरे कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, पर तूने मेरी हरगिज़ ना मानी। अरे तू इस धरती के लिए बोझ है। शंभू कहता है, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो मोहन से? अरे उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप उसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप ना मोहन की शादी करा दो, घर में बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी। शंकर दयाल कहता है, अरे इस अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले अपनी बेटी को जहर ना दे दे। शंभू कहता है, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जू, उसी से करा देते हैं मोहन का ब्याह। शंकर दयाल, अरे वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊँगा? शंभू कहता है, अरे आप भी कमाल करते हो, अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। शंकर दयाल कहते हैं, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही ना होता।
तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू कहता है, ऐसा मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। शंकर दयाल, अरे कर ले जाके, तो क्या फ़र्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। शंकर दयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। आज उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और मोहन घर वापस नहीं लौटा तो शंकर दयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब शंकर दयाल खेत पर जाते हैं तो वो देखकर सन्न रह जाते हैं कि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही है। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है और मोहन की लाश को उतारा जाता है और उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद शंकर दयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो जाती है। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। अब शंकर दयाल की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उनकी सांस फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो जाती है तो वो अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करा लेता है। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी करते हैं। तभी शंकर दयाल वहाँ आता है और कहता है, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी अपने साथ लेते चलो। रोहन कहता है, बापू आप तो जानते हैं शहर का वास्ता है, अभी हम खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू हमारे पास ये इतना बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़कर जाएंगे। शंकर दयाल कहता है, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा। अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा। रोहन कहता है, बापू आप चिंता मत करो, हम इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहे हैं। बस यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, यही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुंच जाओ तो ये रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और रोहन शंकर दयाल को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में शंकर दयाल अकेला था और जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंदा जाए। तो आज उसे अपने बड़े बेटे मोहन की याद आ गई। उसके आंखों के सामने मोहन का अक्स नज़र आने लगा। वो उसका आटा गूंदना और रोटी बनाना, एक एक करके सभी दृश्य उसकी आंखों में तैरने लगे। अब उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता। अरे उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती, कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठे अखबार पढ़ता। परंतु अब सपनों को देखने से क्या होने वाला है। जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब सेठ घर के कागज़ पर साइन करा लेता है और शंकर दयाल को 3 लाख रुपए दे देता है। रुपए मिलते ही शंकर दयाल शहर जाने की तैयारी कर लेते हैं और रोहन को फ़ोन करके सब बता देते हैं कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार करेंगे।
कहे मुताबिक शंकर दयाल वहाँ पहुँच जाते हैं और बैठकर रोहन का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी वहाँ रोहन आ पहुँचता है और शंकर दयाल से कहता है, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर ख़रीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपए नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। शंकर दयाल झटपट से रुपए निकाल कर रोहन को दे देते। रोहन रुपए लेकर शंकर दयाल से कहता है, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वहीं बैठाकर रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है और शंकर दयाल इंतज़ार करने लगते हैं। समय धीरे धीरे काफ़ी बीत चुका था, परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। शंकर दयाल बहुत ही चिंतित था और रोहन अभी तक नहीं आया, उससे रहा नहीं गया। तो उसने एक राहगीर से वही फ़ोन नंबर लगवाया जो उसे रोहन ने दिया था, परंतु फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब शंकर दयाल की चिंता और भी बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई देती है जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वह दूर से ही रोहन को आवाज़ लगाने लगता है, परंतु रोहन शंकर दयाल को पास से देखता हुआ निकल जाता है और गाड़ी नहीं रोकता है। अब शंकर दयाल वहीं बैठकर रोने लगते हैं। अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। शंकर दयाल के पास 100 रुपये थे जो उसके घर वापस आने के लिए किराए के लिए उपयुक्त थे। शंकर दयाल बस में बैठकर घर आ जाते हैं। घर क्या, गांव आ जाते हैं, क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उनके पास घर नहीं था, तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोते रहे। फिर अपने आंसू को पोंछकर उठते हैं और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास जाते हैं जहां मोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़े मार कर रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत ऐसा हो गया है तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगता है और उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा लेता है। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाता है और फिर एकदम शांत पड़ जाता है। उसकी गर्दन नीचे को लटक जाती है और वह अंतिम धाम को चला जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।